सबसे इम्पोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है क्या, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकता है, ठीक है, एटम हो सकते हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब वो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, तो वो क्वेश्चंस आपको एक बार को तो लगेगा यार वो पूछना क्या जा रहा है, कैसे सॉल्व करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होने का मतलब ही यही है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज वापस से पेन किलर सीरीज के अपने इस लेक्चर में। और आज अपना ये सेकेंड लेक्चर है जो कि हम लेके आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर। बेटा सॉल्यूशन चैप्टर अपना 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज आता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। आपने देखा होगा पीवीआईक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पहली बात तो इस चैप्टर का। और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है क्या, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये इतना शानदार, इतना खतरनाक टॉपिक है ना कि जब वो इस पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है, यही टॉपिक मैंने क्यों लिया मैं वो बता रहा हूं कि जब वो इस पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है तो वो इसको लिंक कर देता है आपके वांट ऑफ फैक्टर के साथ। ठीक है, वो इसको लिंक कर देता है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के साथ। और ये सब भी छोड़ो, वो इसको लिंक कर देता है किसके साथ, अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसी चैप्टर के अंदर है, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सबको इंटरमिक्स करके वो इनसे क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब ये इतना पेन क्यों क्रिएट करता है कि जब इस पे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनेगा ना, तो जो आंसर आप टिक करके आओगे डेफिनेटली वो गलत निकल के आता है। ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। यानी इतना शानदार लैंग्वेज का क्वेश्चन इस पे बनता है कि आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बेटा इस वजह से हम आज का जो ये लेक्चर है ना, ये पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो ये सब नो डाउट आप है ना आपकी क्लासेस में जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पढ़ते होंगे, लेकिन इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब वो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, तो वो क्वेश्चंस आपको एक बार को तो लगेगा यार वो पूछना क्या जा रहा है, कैसे सॉल्व करें। तो बेटा एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना। और आप जब भी मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, आप पहले वीडियो पॉज कर दें, क्वेश्चन पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ने के बाद उसको पहले खुद ट्राई करें और उसका आंसर अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में, नीचे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख दें। और उसके बाद उसका सॉल्यूशन चेक करें और देखें कि क्या आपने सही में जो सॉल्यूशन दिया है वही मैंने भी एक्सप्लेन किया है या आप कोई गलती कर चुके हैं। और अगर गलती हुई है तो वो किस तरह की हुई है, इन चीजों को आप इन लेक्चर के थ्रू एनालाइज करें, ताकि आपके अंदर जो हमारा मोटिव है कि आपका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होता जाए, वो इम्प्रूवमेंट आप में दिखे। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। क्योंकि हमें स्टार्ट करना है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उससे पहले समझना होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो बेटा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। जैसे कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल आपके 10 हैं तो वैल्यू कुछ और आएगी, सॉल्यूट पार्टिकल वहीं पर 20 हो गए तो वैल्यू कुछ और आएगी, सॉल्यूट पार्टिकल वहीं पर 5 हो गए तो वैल्यू कुछ और आएगी। यानी अगर आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या कर जाएगी, डिफर कर जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, यानी
जो कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो उनके नंबर पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कितने पार्ट में पढ़ते हैं, तो बेटा हमारे इस चैप्टर में या हम बात करें तो 4 डिफरेंट तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से सबसे फर्स्ट है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एलिवेशन हो जाता है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, फ्रीजिंग पॉइंट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सिमिलरली लास्ट वे में अगर हम आए तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा ये 4 डिफरेंट तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिनको आप और डिटेल में पढ़ भी चुके हो। तो हम हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी चीज पर डिपेंड भी करती है या ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे पहले आप देखना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है। अब बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बाद आपका आयन हो सकता है। ठीक है, एटम हो सकते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज्यादा निकल के आएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट जो आप उसमें ऐड करोगे उसके नंबर ऑफ मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आती है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आती है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली निकल के आती है। अगर आप लोगों ने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जब आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक बार पढ़ा दूंगा, उसके बाद देखो वापिस से ये चारों पॉइंट आपको कनेक्ट कराऊंगा कि कैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन चारों पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन एंड मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो ही क्यों रही है। तो आप सभी जानते हैं कि राउल्ट्स बाबा जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि अगर मेरे पास एक कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है, लेट से ये मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज माय प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, मेरे पास एक कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ये अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास इसका मैं मान लेता हूं कि इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो मैंने इसका प्रेशर मान लिया है अभी कितना है, पी नोड है। अब इसमें मैं है ना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं, मैंने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो देखो डिफरेंस क्या देखने को मिला कि जब हम सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस पे किसमें, प्योर सॉल्वेंट की सरफेस पे यहां पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, वो सारे के सारे सॉल्वेंट के होंगे। क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट ही है और कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, यानी यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे किसके हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अब रिलेटिव लोअरिंग ही क्यों हो रहा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, बेटा नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो कि वेपराइज ना हो पाए, जो कि वेपराइज ना हो पाए। ठीक है, जो कि
नॉन वोलाटाइल है तो उस टेम्परेचर पे वो वेपराइज नहीं हो पा रहा है जिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, जैसे कि एक गिलास पानी लिया, उसमें मैंने शुगर डिजोल्व कर दी और मेरा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको पता है हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अब सरफेस पे क्या होगा कि सॉल्वेंट के साथ साथ आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी क्या होंगे, दिखाई देंगे। यानी ये जो सरफेस है ना, सरफेस पे जहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, वहीं पर अब पूरे के पूरे सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं है, सरफेस पे सॉल्वेंट के साथ साथ क्या हो गया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो इससे फर्क ये पड़ेगा कि पहले जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश था, वेपर प्रेशर कब क्या होता है, तो वेपर प्रेशर होता है कि जब आपका लिक्विड जिस रेट से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर अगर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए। ठीक है, रेट ऑफ क्या, वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ जब क्या हो जाए, कंडेंसेशन हो जाए। तो इस पॉइंट पे हमारे लिक्विड की सरफेस पे वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करती है, इसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ वेपराइजेशन हो जाए, उस पॉइंट पे लिक्विड की सरफेस पे या कंटेनर की वॉल पे वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये आप सभी जानते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से आपके लिक्विड के पार्टिकल वेपर में जा रहे हैं, उसी रेट से वेपर के पार्टिकल लिक्विड में आके कंडेंस हो रहे हैं। तो मान लेते हैं कि पहले एक बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल एक साथ क्या हो रहे थे, वेपर में जा रहे थे, और 8 ही पार्टिकल एक साथ वेपर में से क्या हो रहे थे, लिक्विड में कंडेंस हो रहे थे। तो एक बार में जो प्रेशर लग रहा था वो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से यहां पर लग रहा था, 8 पार्टिकल्स की वजह से मान लेते हैं प्रेशर लग रहा था। अब क्या होगा, जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, तो एक बार में देखो अब कितने पार्टिकल वेपराइज हो पा रहे हैं, क्योंकि वही कंटेनर का सरफेस है। अब सरफेस है तो सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो सरफेस पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम हो गए हैं। ठीक है, तो एक बार में 5 ही पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। तो 5 ही पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तो 5 ही पार्टिकल वेपर से लिक्विड में कंडेंस हो पाएंगे। तो कितने पार्टिकल सॉल्वेंट के एक बार में प्रेशर लगाएंगे, तो 5 पार्टिकल मान लेते हैं एक बार में प्रेशर लगाएंगे। तो इससे हुआ क्या कि वहां पर 8 पार्टिकल की सरफेस पे 8 पार्टिकल एक बार प्रेशर लगा रहे थे, यहां पर 8 पार्टिकल की जगह 5 पार्टिकल प्रेशर लगा रहे, तो नंबर ऑफ लगने वाले प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये किसने बोला, ये राउल्ट्स ने बोला था। राउल्ट्स बाबा बोलते हैं कि जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, दिस इज योर वोलाटाइल सॉल्वेंट, उसमें हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सरफेस से जो पहले 100 पार्टिकल अगर सॉल्वेंट के वेपराइज हो रहे थे प्योर फॉर्म में, तो अब जब सॉल्यूशन बनेगा तो 90 ही पार्टिकल उस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के वेपर में जाएंगे, जिससे लगने वाला वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये किसने बोला, तो ये स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं किसके अकॉर्डिंग है ये, तो ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, its vapor pressure decreases. Its vapor pressure decreases. ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो डिक्रीज हो रहा है ना, तो अब मुझे एक सीधी सी गणित ये समझाओ कि जो वेपर प्रेशर होगा ना सॉल्वेंट का, या जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। ये तो आप सभी को समझ में आता है। एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी हम अभी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस टेम्परेचर पे हमारा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया।
अब रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए राउट्स लॉ से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यानी अब देखो यहां से हम कैसे समझे, यहां से हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो वेपर प्रेशर है ना वो हमारा क्या होगा, वो हमारा डिक्रीज होके आ रहा है। और डिक्रीज होने के बाद तो डिक्रीज होने के बाद जब हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बेटा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होगा वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्रेशर ऑफ क्या सॉल्वेंट। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट वोलाटाइल है नेचर में, तो उतना ज्यादा वो वेपराइज होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेंट वेपराइज होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होने का मतलब ही यही है कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो रही है, मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा सॉल्यूट क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है, ये किसके से निकल के आता है, राउल्ट्स लॉ से निकल के आता है। अब देखो इससे हम रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को कैसे डिराइव करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, मैं सॉल्वेंट को लिख रहा हूं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आप सभी जानते हैं, इनटू पी नोड। यहां पर पी नोड क्या है बेटा, तो पी नोड हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट, है ना। और पीएस क्या है, तो पीएस हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम इससे हमें क्या करना है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख दूं, पीएस अपॉन पी नोड इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये वाली टर्म इधर ले जाओ और ये पूरी टर्म आप इधर ले जाओ, तो क्या होगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोड। एल्शियम आपको लेना आता है, तो जब आप एल्शियम लोगे तो यहां से आ जाएगा पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां पर ये जो डेरिवेशन आया ये किससे निकल के आता है, ये राउल्ट्स लॉ से निकल के आता है। अब इस डेरिवेशन के अंदर कुछ टर्म्स है जिनको बहुत ही क्लियरली आप लोग समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो वो लैंग्वेज में घुमाएगा। जैसे कि ये पी नोड माइनस पी एस है ना, इसको हम बोलते हैं लॉरिंग, लॉरिंग इन क्या, वेपर प्रेशर, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड अगर हमारे पास आ जाता है तो ये कहलाता है रिलेटिव लॉरिंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन में लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है, ठीक है, तो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है आपको पी नोड माइनस पी एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन अगर आपसे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है तो आपको पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब इसको मैं यहां से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं और उसके बाद इसका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला टर्म भी मैं आपके साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि पी नोड माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोड इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस कैपिटल एन मैं मान लेता हूं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, हमने बहुत सी जगह पर ऐसा पढ़ा है कि पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इक्वल टू स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। आप ये भी लगा सकते हो। ये कब लगाया हमने, यानी मैंने क्या किया, मैंने स्मॉल एन इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन माना, तभी तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू मैंने कैपिटल एन लिखा। तो इसका मतलब क्या है, यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए
क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन में दे तभी हमें ये लगाना है, अदरवाइज हमें ये फॉर्मूला हर जगह यूज नहीं करना है। हमें जो रिलेटिव लॉरिंग जानी है वो हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट से ही जानी है। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे बच्चे ये यूज करके कैलकुलेशन कर ही आते हैं, वो वाला भी ऑप्शन होता है और उससे जो आएगा वो वाला भी ऑप्शन होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन दोनों ऑप्शन होते हैं। इसलिए जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो ध्यान से सोल्व करना कि ये वाली टर्म, ये वाला फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे जब हमारे पास क्या दिया हुआ हो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब यह है कि सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तभी हमें ये लगाना है। अब देखो इसको, इस वाले को हम है ना वो डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो समझाता हूं इसको। तो इसको जब आप कंपोनेंटो डिविडेंडो जो मैथमेटिकली रूल होता है वो जब आप यहाँ पे लगाओगे और आप लिखना चाहोगे पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस, यानी आपने क्या किया है, आपने बहुत ही सिंपल सा है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर आ जाता है स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज लिख रहा हूं मैं, ऑलवेज एप्लीकेबल है। बट यहां भी आप गलती करते हो। क्या गलती करते हो कि आप ये फॉर्मूला लगाए आते हो और पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस को रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल जाते हो। ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है। पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस इज नॉट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये याद रखना। ये बहुत ज्यादा बच्चे इसमें क्या करके आते हैं, गलती करके आते हैं कि वो इसे ही रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बोले जाते हैं। नहीं, आप फॉर्मूला लगाओ, आप फॉर्मूले से जो अननोन है पी नोड पी एस या पी एन कैपिटल एन जो भी अननोन है वो निकालो, बट पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस इज नॉट अ रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, वो होता है पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा। तो ये जो 3 केस मैंने यहां समझाया ना, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि सर हम इससे आंसर करें, हम उससे आंसर करें, हम इससे आंसर करें। अरे फर्स्ट और थर्ड हमेशा एप्लीकेबल है, आप इससे जब भी आंसर करोगे हमेशा करेक्ट आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस को रिलेटिव लॉरिंग नहीं बोलना है। रिलेटिव लॉरिंग तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ही होगा। ठीक है, फिर सेकंड वाला कब लगा है, सेकंड वाला आप लगाओ जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि जो सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके अलावा इस फॉर्मूले को आप और डिफरेंट टर्म्स में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि फोर्थ पॉइंट, तो पी नोड माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन को मैं ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, कौन सी यूनिट में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करा देता हूं। ठीक है, क्यों करा रहा हूं, या तो आपको फॉर्मूला ही रखने हैं बट फिर भी है ना, मैं क्या कर रहा हूं, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैंने 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मैं इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस वाली टर्म को। तो इससे फर्क क्या पड़ा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास एक वैल्यू आई, दिस इज कॉल्ड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मेरा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो गया। और ये जो पूरी टर्म है ना, ये पूरी टर्म ये मेरी क्या बन गई, तो ये मेरी बन गई क्या, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसे ही मैं बोलता हूं मोलैलिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं मोलैलिटी डिवाइडेड बाय ये 1000 यहीं पर रहेगा और ये मास ऑफ सॉल्वेंट उठकर ऊपर जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी मेरे पास इसी का एक और टर्म निकल के आया। देखो कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एम मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके डिफरेंट वे में आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव लॉरिंग इन कोलिगेटिव वेपर प्रेशर को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, चारों फॉर्मूले गलत हैं, चारों फॉर्मूले गलत हैं। रीजन मीन
क्योंकि हमने रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा है, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। कहाँ है उसका इंट्रोडक्शन, कहाँ है वो? तो इसलिए आप पढ़ते हो वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर आपको बताता है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो बेटर है आप सभी में, जब आप क्वेश्चन सोल्व करो, सभी में आई को इंट्रोड्यूस करके चलो। आई यहाँ पर आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, या आई आपका यहाँ पर क्या है? आई आपका यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप इसमें भी आई इंट्रोड्यूस करके चले, इसमें भी यहाँ पर आई इंट्रोड्यूस करते हुए चले, इसमें भी आप यहाँ पर आई इंट्रोड्यूस करते हुए चले। अब बात आती सर उसमें आई कहाँ लगाएं? उसमें तो दो दो जगह नंबर ऑफ सॉल्यूट आ रहे हैं। तो बेटा जहां जहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आता है ना, उन सब में आई लगता है। ठीक है, तो जो आई होता है ना, आई वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो आप चाहो तो आप दोनों जगह पर आई को क्या करें? यूज करें, क्योंकि आई जहां जहां भी आएगा वहां वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारे फॉर्मूलेस क्या हो गए? करेक्ट हो गए, क्योंकि आई हमने वांट ऑफ फैक्टर को क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब देखते हैं कि इस पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, जो कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट पे भी यूज होंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, नो डाउट आपने क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन इसका मैंने मॉडिफाइड वर्जन लाया है, जो कि कभी भी किसी भी साल आपके मतलब प्रीवियस ईयर होता है, ऐसे ही एक होता है फ्यूचर ईयर, फ्यूचर ईयर में पूछा जा सकता है। क्या दिया है हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है कि आपके पास 3 एक्वस सॉल्यूशन है, किसके? NaCl के। ठीक है, जिनकी लेबलिंग कर दी A, B एंड C, और तीनों की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.1, 0.001 एंड 0.001 मोलर रेस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दी सॉल्यूशन विल बी इन ऑर्डर ऑफ। अब आपको ध्यान होगा, इसी तरह का एक क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड आपकी पूछा गया है नीट के प्रीवियस ईयर में, और बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, उनको पढ़ाया यही जाता है आइनिक में कि NaCl इज 100% आयोनाइज। अरे NaCl 100% आयोनाइज हो रहा है, ठीक है, NaCl जब 100% आयोनाइज हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले उसकी बात करें। तो मान लेते हैं कि ये NaCl है ना। NaCl कैसे ब्रेक हो रहा है? ये ब्रेक हो रहा है Na+ एंड Cl- में। तो आप क्या करोगे? t इक्वल टू 0 पे मान लोगे कि इनिशियल मोल 1 है, ये 0 है और ये 0 है, और t इक्वल टू t पे आप ये बोल देते हो आयनिक के अंदर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयोनाइज होगा, तो इसका जो अमाउंट है वो क्या बचेगा? वो 0 बचेगा, और इसका जो बनेगा मोल वो भी 1 बनेगा, और इसका जो मोल बनेगा वो भी 1 मोल बनेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकालते हैं? आई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इनिशियली। प्रेजेंट इनिशियली, इनिशियली बोले तो t इक्वल टू 0 टाइम पे, और ये हो जाएगा एट दैट टाइम। तो अगर हम बात करें तो t इक्वल टू t टाइम पे कितने पार्टिकल हैं सॉल्यूट के? तो आप बोलोगे सर 2 पार्टिकल है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इनिशियली, तो आप बोलोगे सर 1 था, तो इसलिए आई हम कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। बाय डिफॉल्ट आप आई NaCl का 2 लेके आते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप ऐसा मान के चलते हो कि NaCl 100% आयोनाइज हो रहा है। बट इसका मतलब आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी बेटा, हम मान के चल रहे हैं कि 100% आयोनाइज हो रहा है। कहाँ? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, लेकिन अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है, जैसे कि ये केस है, ये केस है और ये केस है, तो NaCl 100% आयोनाइज नहीं होता है। NaCl या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है। हम मान के चलेंगे कि अब यहां पर हमें किसका कंसेप्ट लगाना है? इसमें हमें अल्फा का कंसेप्ट लगाना है। तो हम क्या करें? हम ये मान लें कि NaCl को हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं? तो देखो NaCl को हम ब्रेक कर रहे हैं Na+ एंड Cl- में। t इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल मोल 1 है,
ये 0 और ये 0 है, t इक्वल टू टी टाइम पे 1 में से अल्फा गया तो ये अल्फा और ये अल्फा बनेगा। तो आई क्या हुआ, आई हुआ इसका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या, इनिशियल 1, यानी 1 प्लस अल्फा बाय 1, ये इसका आई होगा। अब अल्फा कैसे वेरी करेगा, ये तो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। तो आयनिक में आपने पढ़ा होगा कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है सर रूट के ए बाय सी, जिसको मैं लिख सकता हूं रूट के ए डिवाइडेड बाय मोल इनटू वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो अल्फा बढ़ेगा, यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जब आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है, समझ लेना, क्वेश्चन तो वो 2 लाइन का, अभी सोल्व कर देंगे फटाफट से। तो जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इट मींस आपका अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहां से अगर अल्फा बढ़ रहा है मतलब वांट ऑफ फैक्टर आई भी बढ़ रहा है। बोलो ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि डाइल्यूट करने पर हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन बढ़ता है तो वांट ऑफ फैक्टर भी बढ़ता है। ठीक है भाई, ये पॉइंट तो समझ में आ गया, हमें आई का मीनिंग भी समझ में आ गया। तो सर इसका आंसर कैसे करें, तो बेटा देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नोड माइनस पी अपॉन पी नोड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो अगर आई बढ़ेगा तो पी कम होगा, बस हमें अब आई का ऑर्डर बता देना है, हमें ये कंपेयर कर लेना है कि किसका आई ज्यादा होगा, जहां आई आ जाएगा वहां पर उसका पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। उसने किसकी बात करी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करी है, यानी पी की बात कर रहा है या पीएस की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो आगे माइनस साइन है तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आई बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अब देख लेते हैं, तो अभी अभी हमने देखा था कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो अल्फा बढ़ रहा है, अल्फा बढ़ रहा है तो आई बढ़ेगा। तो क्यों ना हम ए बी सी को आई के ऑर्डर में अरेंज कर लें। ए बी सी में हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1, 0.01 एंड 0.001। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम उसका आई सबसे ज्यादा, तो आई ऑफ सी सबसे ज्यादा होगा, फिर आई ऑफ बी आएगा और फिर आई ऑफ ए आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम आई को कंपेयर कर रहे हैं। अब आई हमारा कंपेयर हो गया है तो उसके बाद क्या करें, बस आई एक बार कंपेयर हो गया तो आई और पी में कैसा रिलेशन है, प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है। तो यहां से बहुत ही सिंपल है, पी सी इज लेस देन पी बी इज लेस देन क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो ध्यान से देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए निकल के आ रहा है कि पी ए ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी पी। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस क्या करता है, वो वांट ऑफ फैक्टर के साथ मिक्स करता है, और बहुत सारे नहीं 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, जबकि एनसीईआरटी में क्लियरली आई के बारे में विद वैल्यू आपको दी हुई है कि इसका आई ये है, इसका आई ये है, तीनों जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, तीनों कॉन्सेंट्रेशन पे आपको आई की वैल्यू दी हुई है 1.84, 1.87 और 1.9 समथिंग। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करें, ऐसे ही हवा हवाई ना करें, तब जाके आपका तो सॉल्यूशन तो मात्र इतना सा ही था। ये है सॉल्यूशन कि आई और हमारे प्रेशर में कैसा रिलेशन है सॉल्यूशन के में, इनवर्स। आई हमें कंपेयर करना है तो हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है मतलब डाइल्यूशन हो रहा है, तो आई हमारा क्या होगा, डाइल्यूशन पे आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो प्रेशर के साथ इनवर्सली रिलेशन है, प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मात्र सॉल्यूशन इतना ही है, ये सब तो उसकी एक्सप्लेनेशन है कि आई को हम कैसे कैलकुलेट करते। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आओ एक और क्वेश्चन को समझते हैं हम। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें वो क्या करेगा, वांट ऑफ फैक्टर तो है ही, साथ के साथ रिलेटिव लोअरिंग को आयनिक के साथ मिक्स करेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ उसी कैटेगरी में लाई करता है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो हमें दिया हुआ एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है HCl3 का, जो कि क्या हो रहा है,
उसका वेपर प्रेशर दे रहा है हमें 17.20 mm ऑफ Hg एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वाइल प्योर वाटर का वेपर प्रेशर उसने दे दिया है 17.25 mm ऑफ Hg, यानी ये हमें पी नोड की वैल्यू दे दी, ये हमें पीएस की वैल्यू दे दी। देखो बेटा मैंने ये बता रखा है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जहां भी डाटा मिल जाए ना उसको सिंबल के फॉर्म में लिख लो। हमसे पूछा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ HCl3। अब देखो उसने दिया है वेपर प्रेशर, यानी वो बात कर रहा है लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर की, और पूछा है केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी उसने आयनिक के साथ इस क्वेश्चन को मर्ज कर दिया। तो क्यों ना पहले केएसपी में आपको लिख देता हूं। तो आपको पता है कि जो HCl3 है वो कैसे ब्रेक होगा, तो ये ब्रेक होता है X3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, है ना। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम S मान रहे हैं तो ये S होगा और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी 3S, है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन पे। तो ये कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होगा आयंस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट X3 प्लस पावर 1 इंटू Cl माइनस की पावर कितना 3, रख दो वैल्यूज S और यहाँ हो जाएगा 3S का क्या होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27S की पावर 4। तो ये हमारे पास KSP आ गया। अब किसी तरह से हमें S की वैल्यू मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व, यानी ये आपको वैसे पता भी था कि KSP यहाँ पर 27S की पावर 4 होता है ना। यानी ये उसने पूछा है हमें S चाहिए, अननोन क्या है यहाँ पे देखो S, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है निकालना है, तो S अननोन है। अब S कैसे निकाले, तो देखो बहुत ही सिंपल है, किसी तरह से हमें ना मोलिलिटी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब एक और राज की बात बताऊं, इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन, लिख लेना ये, if density of solution is not given in a question, then assume small m equal to capital M for लिक्विड सॉल्यूशन क्वेश्चन। लिक्विड सॉल्यूशन के जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं दी है तो स्मॉल m आपको किसके इक्वल मान के चलना होता है, कैपिटल M के इक्वल मान के चलना होता है। ऐसे क्वेश्चन में देखो इसमें डेंसिटी नहीं दी हुई है, ठीक है। तो अगर हमें मोलिलिटी भी मिल गई तो हम उसको क्या मान लेंगे, मोलिलिटी मान लेंगे। तो अब हमें पता है मोलिलिटी हमें निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम 4th नंबर वाला यूज करेंगे, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू आई इंटू एम इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। यही फॉर्मूला होता है। पी नोड की वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है 17.25 माइनस पी एस की वैल्यू है 17.20 डिवाइडेड बाय 17.20। अच्छा आई कितना होगा बेटा, देखो 4 आयन दे रहा है, 4 आयन दे रहा है तो हमें मान के चलना पड़ेगा ये सॉल्ट है 100% आयनाइज है, तो आई की वैल्यू हम कितना लेंगे 4 लेंगे। ये हम मान के चलते हैं किसमें, क्वेश्चंस में। जब तक हमें दो डिफरेंट कंसंट्रेशन की वैल्यू ना दे तो हम इसको 100% आयोनाइज मान के चलते हैं। तो 4 इंटू मोलिलिटी अननोन है इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 आ गया, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 1000। तो यहां से जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसकी जो मोलिलिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04। अब तो मोलिलिटी आ गई और आपको पता है यही वैल्यू किसकी होगी, मोलरिटी की होगी, और मोलरिटी इक्वल टू ही आपका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। तो उठा के रख दें इसमें, तो केएसपी आ जाएगा हमारे पास 27। एस की वैल्यू कितना है, तो एस की वैल्यू है 0.04, तो ये आ गया हमारे पास 6918 होल पावर 6912 आ जाएगा। होल पावर कितना करना है, 4 करना है, इन टू 10 रेस्ट टू दी पावर। आप एक बार देख लेना, 4 दूनी 8 माइनस 8, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 6.9 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर -5 देगा, ठीक है। तो अपन तो 2 ही डेसिमल तक ले लेते हैं 6 9 है ना, और इसको 10 की पावर में -6 कर देता हूँ। पूरी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, और उसको आप 27 से मल्टीप्लाई करना, तो 6912 इंटू 10 की पावर -8, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6.9 इंटू 10 की पावर -5
जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो देखो बेटा, इस तरह से वो रिलेटिव लॉरिंग इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मिक्स करता है किसके साथ, आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर, है ना, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, नॉट रिलेटिव लॉरिंग, अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को भी वो डिफरेंट चैप्टर से क्या करता है, लिंक करता है। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको दोनों चैप्टर के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए और उनको मर्ज करके फिर क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए। तो सॉल्यूशन जो है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर क्या ये इतना बड़ा सॉल्यूशन नीट में नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, सॉल्यूशन, बड़े सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन नीट में नहीं आते, लेकिन ये बड़ा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतना सा सॉल्यूशन है। दिस इज स्मार्ट सॉल्यूशन, चैप्टर नहीं, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। तो देखो, 1 2 3, 3 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है ना। और इतना प्यारा क्वेश्चन है कि अगर ये नीट एक अलग ही लेवल पे जाना चाहेगा तो वो इस तरह के क्वेश्चन जरूर देगा, जिसकी प्रैक्टिस भी आपको टाइम के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। चल, अब आपको दिख रहा होगा सर ये क्या क्वेश्चन आपने दे दिया। हाँ, क्या आपने ना सर ऐसे डायग्राम बना दिए और ऐसे डायग्राम बना के और हमसे कुछ तो पूछ रहा है, सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का, और बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक्चुअली में रिलेटिव लॉरिंग का कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो बताना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें, है ना, देखो एक कुछ तो है ना डायग्राम टाइप दिया हुआ है, डायग्राम भी समझेंगे, क्वेश्चन भी समझते हैं, फिर ऑप्शन पे देखेंगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है। कि एयर इज अलाउड टू पास थ्रू अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यानी जो एयर है उसको हम इधर सॉल्वेंट से पास करा रहे हैं या सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं, वो हम डायग्राम में भी समझेंगे। इट टेक अप सॉल्वेंट वेपर विद इट टू गेट इट सेल्फ सेचुरेटेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ड्राई एयर किसी, है ना, सॉल्यूशन से पास होगी तो उसमें जो मॉइस्चर है वो उस मॉइस्चर को भी अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ेगी, ड्राई एयर क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। यही कंसेप्ट तो यूज होता है कि जिस वजह से जो ह्यूमिडिटी होती है वो मुंबई जैसे इलाकों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो समुद्र किनारे पर बसे हुए हैं। वहाँ पर जो है एयर है वो ह्यूमिड हो जाती है, क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है, वाटर वेपर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड गेट इट सेल्फ सेचुरेटेड एट दैट टेम्परेचर। 1 and 2 आर वेटेड सेपरेटली बिफोर एंड आफ्टर पासिंग ड्राई एयर। लॉस इन मास ऑफ ईच सेट गिव्स द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, 1 और 2 क्या है यहाँ पर, तो 1 और 2 आपको दिया हुआ है। तो उसने बोला है कि 1 and 2 को क्या किया जा रहा है, सेपरेटली मेजर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उसका, कब, ड्राई एयर पास कराने से पहले और ड्राई एयर पास कराने के बाद। और उसने बोला है कि लॉस इन मास ऑफ ईच सेट गिव द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लाइन समझ में आ गई मतलब क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो जो हम बोलते हैं ना कि हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती, देखो इससे पहले तक का कोई ऐसा लाइन या वर्ड नहीं था जो कि आपको नहीं क्लियर हुआ होगा। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक लाइन के ऊपर सॉल्व हो रहा है कि लॉस इन मास ऑफ ईच सेट गिव द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पी नोड माइनस पी डिवाइडेड बाय क्या, पी नोड। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। यानी हमें कुछ ना कुछ इस फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए तो हमें समझ में आएगा। अच्छा, W1 क्या दिया हुआ है, W2 क्या दिया हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसने बोल दिया है कि W1 यहाँ पर क्या है, लॉस इन मास ऑफ 1। W2 क्या है, तो W2 है लॉस इन मास ऑफ 2। ठीक है, ये डाटा उसने क्वेश्चन में दे दिया। W1 W2 उसने क्लियर नहीं किया है दो, बट मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इस लाइन से हमें ये प्रेडिक्ट करना था कि लॉस इन मास की वैल्यू की बात वो कर रहा है। 1 मतलब फर्स्ट कंटेनर की और 2 मतलब सेकंड कंटेनर की। हो क्या रहा है एक्सपेरिमेंट में, देखो उसने ड्राई एयर को पास करा है लिक्विड सॉल्यूशन से। अब सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, लेकिन वेपर में तो सॉल्वेंट ही होगा, है ना। तो सॉल्यूशन के लिए जो वेपर होता है, प्रेशर होता है, वो हम पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ड्राई एयर को यहाँ से पास कराया तो यहाँ से जब वो बाहर निकली तो वो क्या हो गई, मॉइस्ट एयर के फॉर्म में बाहर निकल के आ रही है ना।
जब मॉइस्ट एयर के फॉर्म में बाहर निकल के आ रही है तो उसका जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है, वो P काउंट हो रहा है। लेट्स से कुछ वाटर वेपर इस ड्राई एयर के साथ हो गई होंगी, है ना, चली गई होंगी और मॉइस्ट एयर के फॉर्म में बाहर आ गई होंगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो वेपर बाहर जा रही है उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा लिक्विड वेपराइज होगा। जब थोड़ा सा लिक्विड वेपराइज होगा तो लेट्स से पहले 100 ग्राम था, अब थोड़ा सा लिक्विड वेपराइज होने के कारण उसका जो मास है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 99.9 ग्राम हो जाएगा। तो 0.1 ग्राम का लॉस यहाँ पर हुआ, उस 0.1 ग्राम के लॉस को इसने W1 बोल दिया। तो ये जो W1 है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, या उल्टा बोले कि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर W1 पे कैसे डिपेंड करेगा, इसकी बात हमें यहाँ पर समझनी है। तो जितना ज्यादा मॉइस्चर यहाँ से किसके साथ जाएगा, एयर के साथ जाएगा, लॉस इन मास उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, एयर के साथ जा रहा है। तो जितना ज्यादा ये प्रेशर होगा, लॉस इन मास उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो। प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, उतना लिक्विड वेपराइज होगा और उतना ज्यादा मॉइस्चर वेपर के एयर के साथ जा रहा होगा वेपर फॉर्म में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा, लॉस इन मास ऑफ कंटेनर 1 ज्यादा होगा, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, P इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, W1। ठीक है, यानी जितना ज्यादा लॉस इन मास होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ये हमें इक्वेशन 1 यहां से समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस मॉइस्ट एयर को प्योर सॉल्वेंट से पास कराया। अब प्योर सॉल्वेंट से पास कराने से हुआ क्या, हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, किसका, सॉल्यूशन का, वो कम होता है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। तो इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ जो वाटर वेपर रही होंगी वो कम होगी किसमें, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर किसमें, प्योर फॉर्म में जब होगा उससे। तो अभी अभी ये सेचुरेट नहीं हुई है ड्राई एयर, किससे किससे सेचुरेट नहीं हुई है, वाटर वेपर से। तो जब आप इसको मॉइस्ट एयर को किससे पास कराओगे, प्योर सॉल्वेंट से पास कराओगे, तो इसमें भी कुछ वाटर एक्स्ट्रा होगा जो कि इसके साथ निकल के बाहर जाएगा। तो हमें जो एयर मिलेगी वो मोर मॉइस्ट एयर मिलेगी। नहीं, इससे और वाटर वेपर, क्योंकि इसमें प्रेशर कम है वाटर वेपर का, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो उसको मेंटेन करने के लिए कुछ इसका भी वेपर क्या होगा, इस ड्राई एयर के साथ कलेक्ट होके कहाँ जाएगा, हमारे साथ मॉइस्ट एयर में जाएगा। तो यहाँ से भी कुछ लॉस होगा, लेट से वो W2 है, और यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो P नोड हो जाएगा। तो जो P नोड होगा यहाँ पर, ये जो P नोड है ये क्या है, ये P नोड हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम बोलते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके इक्वल जब तक वेपर प्रेशर नहीं होगा तब तक यहाँ से वेपर क्या होगी, मॉइस्ट एयर में जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी। और जब P नोड और मतलब इसका प्रेशर और ड्राई एयर का प्रेशर, जब तक इसका प्रेशर और हमारा क्या नहीं हो जाता, P नोड के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वेपर क्या होंगी, वहां से वेपराइज होती जाएंगी। तो मोर मॉइस्ट एयर हम यहाँ पर बाहर निकलेगी। अब ये जो P नोड है, P नोड जितना ज्यादा होगा उसका मतलब लॉस इन वाटर उतना ज्यादा होगा। हम ये बोल सकते हैं लॉस इन वाटर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ये पॉइंट तो आपको, ये कहानी तो आपको समझ में आई। अब कहानी ये है कि ये जो P नोड होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये W2 के होगा, W1 के होगा, W2 माइनस W1 के होगा, W2 प्लस W1 के होगा। ये कहानी हमें समझनी है। जैसे ही ये कहानी समझ में आई, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया कि ये जो P नोड है, ये P नोड यहाँ पर क्या होगा, है ना, या ये P नोड यहाँ पर किसके इक्वल होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अब P नोड की बात करें तो P नोड क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि P नोड तक पहुंचने में इसके भी मास में लॉस हुआ और इसके भी मास में लॉस हुआ है। तो जो P नोड हो जाएगा वो W1 प्लस W2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें P नोड माइनस P अपॉन P नोड की वैल्यू निकालनी है, तो रख दो इसमें। तो ये हो जाएगा P नोड माइनस P अपॉन P नोड विच इज इक्वल टू, तो P नोड माइनस P, तो ये हो जाएगा W1 प्लस W2 माइनस का W1 डिवाइडेड बाय P नोड। P नोड हमारे पास कितना है, W1 प्लस W2।
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा बी ऑप्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके किसके अंदर, नीट के आने वाले एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास तो उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा दिख रहा है लेकिन उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। हाँ, कैलकुलेशन आपको यहाँ पर संभालनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत क्या है इस क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे ना तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी दे रखा है, और आपसे जो पूछा हुआ है वो वेपर प्रेशर ऑफ क्या पूछा है, सॉल्यूशन पूछा है। यानी इसने क्या कर दिया, दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट को मिक्स कर दिया किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। तो क्यों ना एक बार पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद इसका कंसेप्ट देख लेंगे कि बोल क्या रहा है। कि हमें दिया हुआ है कि 2.5 ग्राम हमारे पास नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो हमारा आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो हमें आई की वैल्यू को क्या लेके चलना है, 1 लेके चलना है। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि वो वेपराइज नहीं हो रहा है, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो रहा है, नॉट वेपराइज। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली तो हमने यहां पर लिख दी क्वेश्चन में। इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 केजी हमारे पास क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया। एट 25 डिग्री सेल्सियस हमें एक टेम्परेचर दे दिया, शो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बाय 2 डिग्री सेल्सियस, यानी हमें डेल्टा टीवी की वैल्यू दे दी कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीवी दे गया 2 डिग्री सेल्सियस। अज्यूमिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन नेग्लिजिबल विद, हाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन को क्या करना है, देखो बहुत ही क्लियर रखना, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल। सॉल्यूट कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के केस में। यानी ये वो वाला केस हो गया जहां पर स्मॉल एन क्या था, इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन था। याद आ गया, मैंने बोला कि वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा तभी आपको सॉल्यूट को क्या करना है, नेग्लेक्ट मानना है। तो उसने लिख दिया कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहां पर नेग्लिजिबल है, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन इज, तो वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है यहां से। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, आपको कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम डेल्टा टीवी की बात करते हैं। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टीवी आपको क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, आई की वैल्यू 1 है, के बी की वैल्यू 0.52 है, इंटू मोलेलिटी हमें यहाँ पर मिल गई है। तो मोलेलिटी स्मॉल एम आ गया, तो स्मॉल एम इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 0.52। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। हमने यहाँ से मोलेलिटी निकाल ली। क्यों निकाली, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का कंसेप्ट यूज करना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी नोड माइनस पी अपॉन क्या, पी नोड इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बट वो बोल रहा है कि इसको नेग्लेक्ट मार दो, इसको नेग्लेक्ट मारोगे तो स्मॉल एन बाय कैपिटल एन, जिसको हम लिख सकते हैं मोलेलिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इसका अब हमें यूज करना है। और हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन, यानी पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी नोड, अब देखो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन में पी नोड दिया हुआ ही नहीं है। तो हमें पता है कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ Hg होता है, उसको पुट कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये हो गया 760 माइनस पी डिवाइडेड बाय 760 इक्वल टू मोलेलिटी की वैल्यू रखो 2 डिवाइडेड बाय 0.52। ठीक है, अच्छा, इनटू मॉलिक्यूलर मास 18 है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 1000 करना है। आगे आपकी कैलकुलेशन है, सोल्व करोगे तो जो पी आता है वो अप्रोक्सीमेटली 707 के आसपास आता है, जो कि हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो बेटा है ना, इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, दो कंसेप्ट को भी मिक्स करके क्वेश्चन बना सकते हैं। और क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप क्या, आपके साथ दिक्कत क्या होती है, आप है ना घबरा जल्दी जाते हो, आप बोलते हो अरे सर डेल्टा टीवी है, और फिर यहाँ पे ही कैलकुलेशन करने में लग जाते हो, कैलकुलेशन करते हो, पॉइंट्स की गड़बड़ हो जाती है, अप्रोक्सीमेशन ले लेते हो, फिर यहाँ पे पुट करते हो, यहाँ पुट करके फिर आप सोल्व करते हो, फिर सोल्व करके यहाँ पर क्या करते हो, गलती कर देते हो। तो इस तरह की गलती ना करें, बिल्कुल सिंपल नीट एंड क्लीन आपका सॉल्यूशन रखें, क्रिस्टल क्लियर इसे आप रखें, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सिमिलरली अब देखो एक और क्वेश्चन, इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने क्या किया होगा, सोल्व किया होगा, है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, प्यारा है, और
इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दे दिया, पी बेंजीन दे दिया, तो लिख लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, पी बेंजीन वो कितना होगा, वो होगा 53.3 किलो पास्कल है, यानी 10 की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर दे दिया बट इट फॉल टू 51.5 किलो पास्कल, यानी ये पी हो गया 51.5 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। तो ये पी नोड हो जाएगा और ये पी एस हो जाएगा, यानी वो प्योर का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। व्हेन 19 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व, तो ये सॉल्यूट का मास हो गया स्मॉल एम, ठीक है, स्मॉल एम किसका मास है, सॉल्यूट का मास है, इन 500 ग्राम बेंजीन। 500 ग्राम बेंजीन का मतलब समझ रहे हो, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे दिया, कितना दे दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, 0.5 kg दे दिया, ठीक है। मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल कंपाउंड हमें बताना है, मोलर मास किसका बताना है, नॉन वोलाटाइल कंपाउंड का हमें कैलकुलेट करना है। नॉन वोलाटाइल कंपाउंड मतलब हमें सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया पी नोड माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नोड विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ये आएगा, है ना, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो बस ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करो, पी नोड की वैल्यू रखो 53.3, 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पी एस की वैल्यू आप रखोगे कितना 51.5 डिवाइडेड बाय ये हो गया 53.3 विच इज इक्वल टू स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखो कैसे लिखोगे 19 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास एम होल डिवाइडेड बाय 19 ग्राम अपॉन मोलर मास एम प्लस, अब हमारे पास जो सॉल्वेंट है 500 डिवाइडेड बाय बेंजीन का मास होता है 78। कैलकुलेशन आपकी है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो मोलर मास निकल के आता है यहाँ से, बहुत ही सिंपल सा डाटा है, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1.8 के आसपास आ जाएगा, 1.8 आ रहा है ना, देखो हाँ 1.8, अच्छा और नीचे क्या आ जाएगा 53.3। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो मोलर मास की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो 85 के पास निकल के आती है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा कि आपको सॉल्यूट नेग्लेक्ट मानना है कि नहीं मानना है, तो उसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्वेश्चन पूछने के बाद फिर हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती कैलकुलेशन में करते हैं, हम गलती मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू रखने में करते हैं, हम गलती उन 4 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला किस जगह पर सही तरीके से यूज करना है उसको रखने में करते हैं। तो वहां पर हम इस तरह से गलतियां करते जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर, और क्वेश्चंस को टफ नहीं बहुत ही ज्यादा टफ बना देते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी का खेल है। फिजिकल केमिस्ट्री नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। हाँ, आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि आप लोग कैलकुलेशन के उतने हैबिचुअल नहीं होते हो जितना कि एक नॉर्मल साइंस के स्टूडेंट को होना चाहिए। तो इस वजह से फिजिकल केमिस्ट्री में आपके क्वेश्चंस क्या होते जाते हैं, टफ होते जाते हैं। तो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ बेटा, जितना आप कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओगे, कैलकुलेशन खुद से करोगे सॉल्व, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, इम्प्रूवमेंट अच्छा होता जाएगा। प्लस कंसेप्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री को करने की कोशिश करो, है ना, एक एक चीज के बारे में डिटेल स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि बस हमने ये फॉर्मूले रट लिए, अच्छा ये फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, यस वो भी अपनी लेवल तक ठीक है, लेकिन मान लो अगर पेपर का लेवल बढ़ना हो, पेपर का लेवल बढ़ाना हो या पेपर टफ लेवल का आने वाला हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर फंस जाएंगे अगर हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं रहे होंगे तो, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करो, लॉजिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। दिखने में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत सिंपल दिखते हैं, लेकिन जब इनको हम सॉल्व करने पे जाते हैं तो एक्चुअली में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि आपके जो एम्स पहले पेपर बनाता था वहाँ पे असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस आते थे, तो हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता था ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है।
करेक्ट इनकरेक्ट हम आइडेंटिफाई कर लेते थे, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है ये हम इसलिए गलत करके आते थे क्योंकि हमें उसका कोर कंसेप्ट नहीं पता, हमने बस वो रट लिया है। तो अगर आपको उसका कोर कंसेप्ट पता है, आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, तो आप कभी भी ए और बी ऑप्शन में नहीं फंसोगे। जैसे कि हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इतना सा लिखा है आ लिक्विड विथ, बाकी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लो वेपर प्रेशर। अब देखो लो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है कि इजीली वो वेपराइज नहीं हो रहा है, यही समझ में आएगा। मैं इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहा हूं, इजीली वेपराइज नहीं, इजीली नॉट वेपराइज, ठीक है, इससे मुझे ये समझ में आया। अब इजीली नहीं क्यों, ऑप्शन बोल रहा है कि विल हैव अ लो सरफेस टेंशन एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ओके है ना। हाई वेपर प्रेशर विल हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो वेपर प्रेशर विल हैव हाई सरफेस टेंशन एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं चारों। लो वेपर प्रेशर विल हैव लो सरफेस टेंशन एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो कैसे हम सोल्व करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लो वेपर प्रेशर क्यों हो रहा है उसके बारे में समझते हैं। तो लो वेपर प्रेशर होने का सबसे सीधा सा रीजन है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि लो वेपर प्रेशर कब होगा, जब पार्टिकल इजीली वेपराइज नहीं होंगे। पार्टिकल इजीली वेपराइज नहीं होंगे मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वेरी हाई है। इससे ये समझ में आया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई है, ठीक है। चलो ये भी क्लियर है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है मतलब पार्टिकल इजीली वेपराइज नहीं हो रहा, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ब्रेकिंग के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगा मतलब क्या होगा, मोर टेम्परेचर रिक्वायर्ड। मोर टेम्परेचर रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये तो समझ में आया कि अगर किसी का वेपर प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट तो हाई निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होने वाली है। ठीक, तो ये कर दिया। तो लो वेपर प्रेशर एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया क्योंकि यहाँ पे लो वेपर प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट है। लो वेपर प्रेशर हाई बॉइलिंग पॉइंट, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। हाई वेपर प्रेशर होगा तो लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसलिए ये भी हट गया। देखो इसे बोलते हैं, आप लोग बोलते हो ऑप्शन एलिमिनेशन से, तो आपने ये ऑप्शन एलिमिनेट किया, हमने कंसेप्ट भी समझा और ऑप्शन भी एलिमिनेट किया। अब हमें दूसरी बात कर रहा है कि सरफेस टेंशन के बारे में बात करनी है। सरफेस पे टेंशन क्या होगी। अब आप लोग ही सोचो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा यानी पार्टिकल एक दूसरे को खींचे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन लगाए हुए हैं। तो ऐसे केस में सरफेस टेंशन क्या निकल के आएगी, सरफेस टेंशन ज्यादा ही निकल के आएगी ना। अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब सरफेस टेंशन भी ज्यादा है, तो इसलिए हाई सरफेस टेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो ज्यादातर बच्चे कंसेप्ट क्लियरिटी ना होने की वजह से इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में फंसना नहीं होता, इसको बिल्कुल इस क्या करना होता है, बहुत प्यारे तरीके से करना होता है, बहुत प्यारे तरीके से सोल्व करना होता है। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसे आप क्या करें, होमवर्क में सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मुझे समझ में भी आए कि सही में आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व कर भी रहे हैं या सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। इसके अलावा अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे वो हमारा सेकंड लेक्चर होगा सॉल्यूशन के ऊपर। इसमें हम हेनरीज लॉ के ऊपर क्या बनाने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं। तो हेनरी लॉ के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और हेनरीज लॉ को के साथ साथ में बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के भी क्वेश्चंस, उसमें कुछ का दो अच्छे क्वेश्चंस वहां पे कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फील आए कि किस तरह के क्वेश्चंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ सकते हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम हेनरीज लॉ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर लगता है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि अगर हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। या अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का भी कंसेप्ट चाहिए कि इस
पर्टिकुलर चैप्टर के इस कंसेप्ट के ऊपर हमें सर थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए, तो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, जो कि हम क्या करेंगे यहाँ से देख के ट्राई करेंगे कि उसको हम हमारे वीडियो में इंक्लूड कर पाएँ और आपके उन पॉइंट्स को क्या कर पाएँ, सोल्व कर पाएँ। तो फिलहाल मेरे हिसाब से आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। समरी यही थी कि हमने क्या किया है, हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा है, आयनिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और हमने उसी में अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए तो इतना ही रखते हैं। होमवर्क जो भी डीपीपीज आपको मिल रहे हैं, जो भी डीपीपीज आपको ऐप पे मिल रहे हैं, पीडब्ल्यू ऐप पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपको लिंक वगैरह सब आपको पता ही है, उसके बारे में तो हम क्या ही बात करें। तो फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं पे विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें, और बहुत जल्दी डॉक्टर बने, क्योंकि हमारे बुढ़ापे की लाठी आप लोग ही है। और याद जरूर रखिएगा, है ना, आप लोग ही हैं जो हमारे बुढ़ापे में काम आने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।